तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का किया शुभारंभ। कहा, ये एक्सप्रेस वे सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को देगा गति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेफकार्ड द्वारा आयोजित ARDB के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार ने 5 लाख से ज्यादा किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म का दिया है लोन। किसानों का चहुमुखी विकास करना है सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, फसल बीमा, FPO, एग्री इंफ्रा फंड जैसे क्षेत्रों में सहमति। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में किसानों से रिकॉर्ड 2.50 लाख टन प्याज की खरीद। उपभोक्ता मामले विभाग प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छात्रों, शोधार्थियों और स्टार्टअप के साथ मिलकर कर रहा है काम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के गांव कथेरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296 किलोमीटर के 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक है और 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में विकास के पथ पर यूपी के तेज रफ्तार सफर को सराहा। कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेस वे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेस वे पर चलेंगे।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड नेफकार्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में विकास और पारदर्शिता के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने 5.2 लाख किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन दिया है, जिससे किसानों का चहुमुखी विकास हो सके। मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि सभी पैक्स को 2500 करोड़ की लागत से कंप्यूटराइज किया जाएगा। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड सभी अकाउंटिंग की दृष्टि से ऑनलाइन हो जाएंगे और इससे पारदर्शिता के साथ
पैक्स को चलाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। 5.2 लाख किसानों को हमने मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया है, 13 करोड़ किसानों में से। ये हमारा काम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम संपर्क करें, उसी सोसाइटी में पैक्स के अंदर जो किसान लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना चाहता है उसको हमारी बैंक के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकर आए। इस प्रकार की यंत्रणा हम लेकर पड़े। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिफॉर्म बैंकों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि सेक्टर को ध्यान में रखकर होने चाहिए। एक सेक्टर के रिफॉर्म का फायदा दूसरे सेक्टर को भी मिले। केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल जिन्होंने बैंकिंग के अलग अलग आयामों में नाबार्ड और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के रेफरेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण विकास बैंकों को, एग्रीकल्चर बैंकों को सुधार की ओर ले जाने में एक कदम उठाया है। मैं वो सभी को, चाहे रिफॉर्म्स हो, चाहे ऋण वसूली हो, चाहे एनपीए को कम करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना हो, ये सभी क्षेत्रों में ये चारों बैंकों ने जिनका हमें कंसिडरेशन करना पड़े इस प्रकार से प्रदर्शन किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के समन्वय में से बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में राज्यों ने प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, फसल बीमा, कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ को बढ़ावा देने, कृषि अवसंरचना कोष, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ताकि केंद्र सरकार के सतत कृषि विकास के प्रयासों को पूरा किया जा सके, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और छोटे किसानों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए नवाचारों और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 2 दिन के सम्मेलन के दौरान राज्यों के साथ देश में कृषि के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ। राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों तथा वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के साथ हुए विचार विमर्श से केंद्र सरकार को कृषक समुदाय के हित में सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक रोड मैप और सुचारू कार्य योजना विकसित करने में सुविधा होगी। सम्मेलन में अगले वर्ष 2023 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के संबंध में भी चर्चा की गई। पोषक अनाजों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्यों ने इनका उत्पादन और क्षेत्र बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही पोषक अनाज के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को भी हर संभव कदम उठाकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए केंद्र ने वर्ष 2022-23 में वफर के लिए 2.50 लाख टन प्याज की खरीद की है। चालू वर्ष में प्याज का वफर स्टॉक वर्ष 2021-22 के दौरान बनाए गए 2.0 लाख टन के स्टॉक से 0.50 लाख टन अधिक है। मूल्य स्थिरीकरण वफर के लिए रबी फसल से प्याज की खरीद की गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के रबी प्याज उत्पादक राज्यों में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के माध्यम से किसानों से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा इस स्टॉक की खरीद की गई है। इस स्टॉक को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से जारी किया जाएगा और कम उपलब्धता वाले महीनों अगस्त से दिसंबर के दौरान कीमतों में मामूली वृद्धि के दौरान खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं सरकारी एजेंसियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। खुले बाजार में प्याज को जारी करने के लिए उन राज्यों, शहरों को जहां कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही हैं और प्रमुख मंडियों में भी समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए लक्षित किया जाएगा। ये मूल्य स्थिरीकरण बफर किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है।
प्याज की कटाई के बाद भंडारण और प्रसंस्करण के कारण होने वाले नुकसान से निपटने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य रक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है। उपभोक्ता मामले विभाग प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति विकसित करने के लिए छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। नर्मदापुरम के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद तवा डैम के गेट खोलने पड़े। तवा डैम के 11 गेट खुलने पर नर्मदा नदी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर बढ़ सकता है। प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया है और स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने, पूजा अर्चना करने और नहाने से मना किया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल में शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बाद रात को भी तेज पानी बरसा। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, रतलाम, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, धार और मंडला समेत कई जिलों में बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से राज्य में जारी झमाझम बारिश का असर कल से कुछ कम हुआ है। बारिश ने मुंबई में भी विराम ले लिया है। रायगढ़ जिले के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से भूस्खलन के कारण बंद रत्नागिरी जिले में मुंबई गोवा राजमार्ग पर परशुराम घाट पर यातायात अब फिर से शुरू हो गया है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ये घाट यातायात के लिए बंद रहेगा। अमरावती जिले के मोर्शी में वर्धा बांध के वाटरशेड क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण बांध का जलस्तर बढ़ गया है। विदर्भ के चंद्रपुर जिले के इरई बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बारिश न होने पर भी जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने की संभावना है। लोअर वर्धा और ऊर्ध्वा वर्धा और गोसे खुर्द बांधों से गेट खुलने से पानी भी चंद्रपुर में आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में राज्य में हल्के स्वरूप में बारिश की संभावना भी जताई है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर कम हुआ है। बाढ़ से 6 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 2,10,000 हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 875 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। वहीं कछार जिले में शुक्रवार को बाढ़ से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। पिछले बोंगई गांव, गोलाघाट, कामरूप, लखीमपुर, नौगांव और तामुलपुर जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। 10,000 से अधिक लोगों ने 45 राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। लोगों को राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। और अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,400 रूपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 75 रूपए की तेजी आई और भाव 13,475 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जुलाई को तिल का भाव था 13,250 रूपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रूपए लुढ़क कर 12,250 रूपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में 14 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 11,625 रूपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 125 रूपए की मजबूती आई और भाव हो गया 11,750 रूपए। धोराजी मंडी में गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 12,005 रूपए। शुक्रवार को इसके भाव में 125 रूपए की गिरावट आई और भाव 11,880 रूपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को तिल 8,860 रूपए पर बिकी। इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक
साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कुछ में नरमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,500 रूपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 1,250 रूपए का उछाल आया और भाव 6,750 रूपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां उड़द का भाव था 7,165 रूपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 295 रूपए चढ़कर 7,460 रूपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,501 रूपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 1,101 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रूपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को उड़द 7,800 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो शुक्रवार को हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,550 रूपए। महोबा मंडी में भाव रहा 5,480 रूपए। गोंडा मंडी में उड़द 7,400 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,520 रूपए पर हुए। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रख रखाव। जम्मू कश्मीर में धान की रुपाई करे, धान के खेत में निराई कर ले। किसान भिंडी की रुपाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में निराई करे, यहीं बैंगन की रुपाई कर ले। बैंगन के खेत में गुड़ाई और निराई करे। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। लाल मिर्च के खेत में गुड़ाई और निराई करे। इसके अलावा टमाटर की रुपाई करते रहे। टमाटर के खेत में गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे। किसान मक्के के खेत की देखभाल करते रहे। हरियाणा में मूंग की बुआई करे। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले।
कपास की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं किसान मक्के की बुआई करे। इसके साथ ही अरहर की बुआई करते रहे। हरियाणा में खीरे की बुआई कर ले। अभी धान की रुपाई के लिए समय उचित है। धान के खेत में सिंचाई करते रहे। धान के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इसी तरह टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के एनटीआर और कृष्णा जिलों के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति सुबह कृष्णा जिले के गन्नावरम के पास स्वर्ण भारत ट्रस्ट अतकुरू में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शाम को एनटीआर जिले में मैरिस स्टेला कॉलेज विजयवाड़ा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 घंटों के दौरान बालटाल पवित्र गुफा मार्ग, पहलगाम पवित्र गुफा मार्ग के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कल रात श्रीखंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन पर पत्थर गिरने से एक की मौत हो गई है। भूस्खलन के चलते बागीपुल जाऊ मार्ग बाधित है। जैसे ही कार जाऊ से कुछ नीचे पहुंची तो भारी बारिश के कारण अचानक पहाड़ी पर से भूस्खलन शुरू हुआ और कार पर बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिससे कि कार में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। देश भर में पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,301 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.48% हो गया है। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 199.71 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 22,93,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।